नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 9 विषय हिंदी को लेकर इस वीडियो में उपस्थित रही हूँ। मित्रों, आज विषय हिंदी के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं क्षितिज भाग 1, जो कि हम कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको हिंदी में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक लाना पड़ेगा। जो 1 से 8 तक आप गुजरात बोर्ड की किताबें पढ़ रहे थे, पर कक्षा 9 और 10 में सरकार द्वारा एनसीईआरटी सिलेबस अभ्यासक्रम ला दिया गया है। तो क्षितिज भाग 1 ये जो पाठ्य पुस्तक है वो आपको बाज़ार से लानी रहेगी। तो मित्रों, इस क्षितिज भाग 1 हिंदी विषय में आज मैं कहानी नंबर 1 गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, दो बेलों की कथा, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी। मित्रों, पाठ की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको थोड़ी विषय सूची के बारे में जानकारी देती हूँ। मित्रों, यहाँ आप देख रहे हैं विषय क्रम यानी कि अनुक्रमणिका यहाँ पर दी गई है। तो अनुक्रमणिका के अंदर कुल हमें 1 से 17 चैप्टर, ये 1 से कुल 17 चैप्टर जो है आपको हिंदी में पढ़ने होंगे। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको आज हिंदी का पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम है दो बेलों की कथा और जिसके रचयिता यानी लेखक हैं प्रेमचंद। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के अंदर ऐसे कई लेखक और कवि हैं। मुख्य तो हिंदी साहित्य की प्रथम लेखिका जो है महादेवी वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी। तो ऐसे महादेवी वर्मा जैसे महान साहित्यकार जो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत ही बखूबी अपना योगदान दिया है। तो प्रेमचंद जो है वो भी कोई कम नहीं है, यानी प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही श्रेष्ठ और नामचीन लेखक थे, जिन्होंने अपनी कई सारी रचनाएं जो है वो हम जैसे लोगों को जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, समाज में कुछ ना कुछ उन्नति करने के लिए या जागरूक करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में कलम के द्वारा हमें प्रकाशित कर उसको पढ़ने के लिए बताया है। तो यहाँ प्रेमचंद की जो ये रचना है, जो कहानी है दो बेलों की कथा, वो बहुत ही श्रेष्ठ और समाज को, एक ऐसे समाज को जागरूक करने के लिए है कि जो कि मानव और पशु के बीच में अंतर रखता है। तो यहाँ इस दो बेलों की कथा के अंदर मैं कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले हमें प्रेमचंद के बारे में जान लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले प्रेमचंद के जीवन कवन के बारे में उनका परिचय दूंगी, उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उनके बारे में समझाऊंगी। तो मित्रों, प्रेमचंद की जानकारी के लिए मित्रों ये है हमारा पहला चैप्टर, जिसके रचयिता जो है प्रेमचंद। तो ये हमारा काव्य सारांश है और हमारा कहानी का नाम है दो बेलों की कथा। मित्रों, कहानी को शुरू करूँ उससे पहले हमें प्रेमचंद के बारे में जान लेना चाहिए। तो प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही श्रेष्ठ और नामचीन लेखक हैं। तो उनके जीवन के बारे में सबसे पहले जानते हैं और जन्म के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभाव यानी कि हम जो अभी जो परिस्थिति में गुजर रहे हैं या तो जो परिस्थिति में जी रहे हैं, वह हम कोई अभाव में नहीं जी रहे। हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ समय पर मिल जाती है, यानी थोड़ी देर लगती है परंतु मिल जाती है। पर प्रेमचंद जो है वो ऐसे समय से गुजरे हुए हैं कि जहां उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो कुछ चीज़ चाहिए थी वो उन्हें मिलती नहीं थी, यानी उस चीज़ का उन्हें अभाव था। तो उनका बचपन जो था वो अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक हो पाई, यानी 12वीं के बाद जो 3 साल कॉलेज किया जाता है, ग्रेजुएशन बोलते हैं, स्नातक कक्षा बोलते हैं, तो बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। शिक्षा विभाग यानी एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने नौकरी भी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। यानी उनकी जो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी आई थी, तो आंदोलन में भाग लेने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो सरकारी नौकरी थी वहाँ रिज़ाइन दे दिया, यानी उसे छोड़ दी और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। लेखन कार्य यानी उन्हें लिखना बहुत पसंद था, एक लेखक बनना उनकी मन की इच्छा थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन जो है लेखन कार्य को क्या किया, समर्पित किया। सन 1936 में
इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो कौन से साल में जन्म हुआ उनका? तो 1880 में, और 1936 में उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद की जो मुख्य कहानियां हैं, तो मानसरोवर नाम का जो एक पुस्तक है उसके अंदर 8 भागों में संकलित हुई है। तो कौन कौन से 8 भाग हैं? तो देखते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। मित्रों, साहित्य के अंदर चाहे हिंदी हो, गुजराती हो या अंग्रेजी हो, उसके अंदर गद्य और पद्य 2 तरीके के भाग होते हैं। तो गद्य के अंदर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि जिसके अंदर कथा होती है या किसी नाटक को बताया गया होता है कि 2 पात्र द्वारा आपस में बातचीत हो रही हो, तो उसका किस में समावेश होता है? तो गद्य में समावेश होता है। या तो कोई नवल कथा है या तो कोई ऐसी स्टोरी है, तो ये सब चीज़ गद्य में गिनी जाती है। और पद्य के अंदर हमें कोई कविता कही गई हो, कोई गीत कहा गया हो, कोई दोहा हो, कोई चौपाई हो, तो ये सब चीज़ें जो है वो पद्य खंड में समाविष्ट होती है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि कथा साहित्य के अतिरिक्त, यानी प्रेमचंद ने कथा के अलावा, कथा के अतिरिक्त उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों में अपना योगदान दिया है? तो निबंध भी लिखे हैं और अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में, यानी कि भारी मात्रा में उन्होंने किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। सशक्त माध्यम यानी समाज का परिवर्तन करना है या तो समाज को जागरूक करना है। कोई ऐसा समाज है कि जो बहुत ही अंधविश्वास में जी रहा है, जो अपने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ पा रहा है, तो ऐसे रीति रिवाजों को बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लेखन जो है, साहित्य जो है, यानी कि हम कुछ लिख के अगर समाज को दिखाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सशक्त करने का, समाज को जागरूक करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो किसान की स्थिति, आप लोग गांव में जाते होंगे शायद तो तब देखते होंगे कि किसानों की क्या हालत होती है। 12 महीने उन्हें जी तोड़कर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अनाज क्या बोलते हैं कि अनाज तैयार होता है। तो इसी तरह किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, दलित यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिन्हें बोलते हैं ना कि नीची जाति का गिना जाता है, तो ऐसे दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा। अभी भी कई समाज ऐसे हैं जो स्त्रियों को और पुरुष के समान उसको दर्जा नहीं दिया जाता है, पुरुष से उसे निम्न कक्षा का गिना जाता है कि यह स्त्री है, पुरुष जो कहेगा वही करेंगे। तो इसी तरह समाज के अंदर स्त्रियों की जो दुर्दशा है, खराब दशा जो है, और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी प्रेमचंद का कथा साहित्य, यानी उन्होंने जितनी रचना की है हिंदी साहित्य के अंदर, उन्होंने जितनी भी रचनाएं की है, जो भी कुछ लिखा है, उसकी मात्रा बहुत बड़ी है। और उसके अंदर सिर्फ इंसानों को उन्होंने जागरूक करने के लिए नहीं लिखा है, परंतु उसके अंदर किसकी, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। यानी पशु पक्षियों के सामने भी उन्होंने दया दिखाई है कि सिर्फ मानव ही नहीं, पशु पक्षियों का भी यही हाल है कि उन लोगों को क्या किया जाता है, हम जैसे कुछ मानव जो होते हैं, जो बहुत ही निष्ठुर होते हैं, कठोर दिल के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, या तो गायों को बांध कर रखते हैं तो बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ऐसे पक्षियों को और पशुओं के सामने जो खराब हालत होती है, उनके जो साथ खराब व्यवहार होता है, तो उसको भी वहाँ आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखक की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। यानी कि मुहावरों का प्रयोग वो अपनी कहानियों के अंदर बखूबी करते हैं।
तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो मित्रों, इसी तरह प्रेमचंद जो है वो हिंदी साहित्य के एक नामचीन और श्रेष्ठ साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कई ऐसे लोगों के प्रति दया और आत्मीयता दिखाई है और अपने साहित्य के अंदर एक ऐसी रचना की है जिससे समाज जो है, जो दुर्दशा में जी रहा है या तो कोई अंधविश्वास में जी रहा है, तो उसको एक अच्छा माध्यम मिले, इस तरह की रचनाएं उन्होंने की हैं। तो मित्रों, इस दो बैलों की कथा के अंदर दो बैल जो हैं, हीरा और मोती, दो बैलों का नाम है। क्या नाम है? तो हीरा और मोती जो है वो दो बैल हैं, और दो बैलों के सामने हम मानव लोग जो है पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो इसी तरह मानव और पशु के बीच में जो आत्मीयता होती है, तो ऐसे कृषक समाज को जागरूक करता हुआ या उसका उदाहरण के तौर पर हमें बहुत अच्छा इस कहानी के द्वारा सिखाया गया है। तो मित्रों, कहानी की चर्चा शुरू करें उससे पहले उसका सारांश देख लेते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी जो खेती करता है और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में ही नहीं मिलती, यानी अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो वो तुरंत नहीं मिलती, परंतु कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें जंग लड़नी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, तब हमें आज़ादी मिलेगी। हमें जो देश को जब आज़ादी मिली तब ऐसे ही मिल गई थी? नहीं, कई नेताओं ने, कई लोगों ने जान दांव पर लगा दी या तो अपने प्राण त्याग दिए, कितने लोगों ने जेल निवास किया। तो ऐसे कई सारी घटनाओं के बाद हमें देश में आज़ादी मिली। आज हम स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी से, शांति से, सुख चैन से रह पा रहे हैं। तो उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। हर एक इंसान को आज़ादी चाहिए, पर उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यूं ही बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिलती। तो इसी तरह यहाँ पर प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के द्वारा कृषक समाज का जो मानव के साथ व्यवहार है, पशु के साथ जो व्यवहार है, पशुओं के साथ जो भाव दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा ज़्यादातर पशुओं के साथ रहते हैं, बैलों का साथ में रहना वो तो उनका एकदम नज़दीकी संबंध है। तो इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र यानी कि प्राणियों के उपदेश द्वारा पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो इसी तरह मित्रों, प्रेमचंद जो है दो बैलों की कथा के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी तरह सूचित करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए और पशुओं के साथ जो व्यवहार होता है, मानव के साथ जो खराब व्यवहार करता है, तो इसी तरह दो बैलों के माध्यम से कौन व्यक्ति किस तरह व्यवहार करता है उसके बारे में हमें यहाँ समझ दी है। तो इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परंतु मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे अगले वीडियो में मैं कहानी की चर्चा बहुत ही विस्तार पूर्वक और अच्छी तरीके से करूँगी। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आप बहुत ही अच्छे से और समझदारी से देखें और इस वीडियो को लाइक करें। आभार।